गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है BNS 2023 की धारा 2 में जो 39 परिभाषाएं दी गई हैं उसकी परिभाषा नंबर 6 डेथ, मृत्यु। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं सर कि मृत्यु क्या होती है, कि व्यक्ति जब मर जाता है उसकी सांसें रुक जाती हैं, उसकी धड़कन रुक जाती है और सामान्यतः डॉक्टर नब्ज पकड़कर चेक करता है और बताता है कि ये व्यक्ति मर चुका है, या यहाँ गर्दन के यहाँ हाथ लगाया जाता है और चेक किया जाता है कि व्यक्ति मर गया। ये एक आम सोच है, एक आम व्यक्ति, हर एक आम व्यक्ति इस बात को इस तरीके से समझता है। लेकिन कानून में इसकी क्या परिभाषा दी गई है आज हम उसको समझेंगे, और जो परिभाषा कानून में बुक में दी गई है उसको भी समझेंगे। और आप लोगों के लिए मैंने जो ई बुक तैयार की है उसमें इसको जो डिफरेंट उदाहरणों के साथ मैंने समझाया उसको भी हम समझेंगे। उसमें मैंने नेचुरल मृत्यु और अननेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ और लीगल डेथ आदि को उदाहरण के साथ समझाया। ये सर आपको बुक में नहीं मिलने का है, मैं बुक में आपको जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं BNS 2023 1 जुलाई 2024 को सर ये तुरंत हुआ है, लागू हुआ है, और इसमें कुल एक लगाए 358 धाराएं हैं। जैसा कि ये धारा 2 के ऊपर मैं अभी वर्तमान में वीडियो बना रहा हूं सर BNS के, और जो मैंने पहले वीडियो बनाए मेरे चैनल पे उसमें नंबर 1 कार्य की जो परिभाषा है उस पर मैंने वीडियो बनाया है, जीव जंतु पे बनाया है, बालक पे बनाया है, कूटकरण पे बनाया है, न्यायालय पे बनाया है। ये 5 वीडियो में धारा 2 के अपलोड कर चुका हूं, और ये छठा वीडियो है सर हमारा मृत्यु पे। आपको एक मैं जानकारी दे दूं कि ये जो मैं धारा 2 पे सर जो वीडियो बना रहा हूं, जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं इन सबकी ई बुक मेरे द्वारा एक ही रखी गई है। उसमें मैंने 39 परिभाषाओं को परिभाषित किया है, और उस ई बुक की लिंक कॉपी पेस्ट करके मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। वो आसमानी रंग की दिखाई देगी, ई बुक लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पे तकरीबन 40 ई बुक और मेरे द्वारा अपलोड कर दी हैं, की जा चुकी हैं। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, प्रत्येक व्यक्ति की जो समस्याएं हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनका कानूनी हल मैं आपको प्रदान करता हूं, और वीडियो के जरिए भी प्रदान करता हूं और ई बुक के जरिए भी प्रदान करता हूं। मेरे कई व्यूअर्स का मुझसे कहना था कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसकी ई बुक भी हमें प्रदान करें, या PDF या नोट्स। तो आप इसको PDF के लें या नोट्स के लें या ई बुक के लें, ये मेरे द्वारा आपके लिए तैयार की जाती है। और आज मेरे एक व्यूअर्स ने जो ई बुक खरीदी तो उनसे मुझे एक शिक्षा मिली, सीखने को मिला, उनसे गाइडलाइन मिली कि उनके द्वारा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझसे मांगा गया। ऐसा मेरे साथ पहली बार ही हुआ है, क्योंकि जनरली मैं ऑल इंडिया में जितने भी एडवोकेट्स हैं हिंदी में ही ई बुक अपलोड करता हूं। लेकिन उनका सुझाव मेरे लिए काफ़ी जो है कि सम्मानीय सुझाव था, और मैं उस पर कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जो ई बुक अपलोड करूं तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में भी मैं करूं। जैसे ही एक पेरा जो मेरा रहेगा वो हिंदी का रहेगा, उसके नीचे का दूसरा पेरा रहेगा इंग्लिश का, या तो इस तरीके से भी हो सकता है, या पूरी ई बुक पहले हिंदी में मैं उसको कर दूं तैयार, और उसी के नीचे पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका मैं तैयार कर दूं। तो इस तरीके से सर मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मेरी ई बुक अपलोड आपको मेरे वेबसाइट पर मिलेगी। मेरी वेबसाइट बनाई गई है इंस्टामोजो पे। वहां पे एक प्रॉब्लम और गई थी मेरे एक व्यूवर्स को, उनके ईमेल आईडी याहू पे थी, और जिनकी ईमेल आईडी जीमेल पर है तो उन्हें तुरंत ई बुक अपलोड हो जाती है। इधर आपने पेमेंट किया 99 रुपीज, और इधर आपकी ईमेल पे वो आपकी जो है कि ऑर्डर कंफर्मेशन का मैसेज आता है, और उसी में डाउनलोड का ऑप्शन भी इसमें आता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम कभी आपको आ भी जाए तो आप परेशान ना हो, वो आपको दोबारा प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से इंस्टामोजो की एक अपने कार्य करने की तरीका है और एक अंदाज है, और हर व्यक्ति का एक अंदाज होता है। अब चूंकि हम परिभाषाओं से संबंधित बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए एक दो लाइनें तैयार की हैं, जो हर वीडियो में मैं परिभाषा की जरूर बताता हूं आपको, ताकि इसका मूल्य और महत्व आप समझ सकें। उसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। परिभाषा छोटी सी है डेथ की, लेकिन उसको बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोटिवेशन लाइन है कि तू समझे जो हर बात को तो फिर कैसा सवाल,
परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। तू समझे जो हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपने परिभाषा को समझ लिया तो पूरी बुक को समझना आपके लिए आसान होगा। परिभाषा जो धारा 2 में बताई गई है, 39 परिभाषाएं बताई गई हैं। इन परिभाषाओं का उपयोग पूरी बुक में कई जगह किया गया है। यदि आप इन परिभाषाओं को समझ लेंगे तो बुक को समझना आपके लिए आसान होगा। कोर्ट में जज साहब के द्वारा भी जब चार्ज लगाया जाता है मुलजिम पर, तो उसमें भी अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बुक में भी कई जगह इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के तौर पे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी इसी एक उदाहरण को आपको समझाने के लिए बताया था कि यदि इस प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आ जाती है तो आप अगर उस शब्द को नहीं समझ पाए तो आप पूरी बुक को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। उदाहरण के तौर पे संशय, यह एक शब्द है जो इसमें धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इस पे भी मेरे द्वारा ई बुक बना के अपलोड कर दी गई है और वीडियो भी बना दिया गया है। अब संशय का जो डेफिनेशन सर इसमें दी गई है वो ये दी गई है कि किसी भी अपराधी को अपराध से बचाने के लिए मदद करना, सहायता करना, छिपाना, या उसको इस उद्देश्य से कि वो कोर्ट के और पुलिस के पकड़ में ना आ पाए, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, गोला बारूद, हथियार, असला, तलवार, बंदूक आदि हथियार प्रदान करना और किसी भी प्रकार से उसकी मदद करना, ये संशय शब्द में परिभाषित किया गया है। अब ये जो डेफिनेशन है यदि आपको याद होगी, आपकी समझ में होगी, तो जहां भी बुक के अंदर या कोर्ट में जज साहब के द्वारा जब मुलजिम पर चार्ज लगाया जाएगा और ये शब्द आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आखिर संशय का मतलब क्या है। बहुत सी डेफिनेशन बेहद आसान है, बहुत सी डेफिनेशन बेहद डिफिकल्टी भी है, लेकिन मेरे द्वारा हर डेफिनेशन पे एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। चाहे आप एक अधिवक्ता है, ला के स्टूडेंट हैं, या आप एक आम व्यक्ति भी हैं, तो भी आपके लिए इन परिभाषाओं को समझना बेहद आवश्यक है। अब हम इसमें सर आगे चलते हैं और जो बुक में परिभाषा दी गई है पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको पता लग सके कि जो बुक में डेफिनेशन दी गई है उसको मैंने किस अंदाज में आपके लिए सरल शब्दों में और आसान शब्दों में तैयार किया। बुक में सर जो है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में जो परिभाषा है उसमें 6 नंबर पे मृत्यु शब्द को परिभाषित किया गया है। जब तक कि संदर्भ के तत्व प्रतिकूल प्रतीत ना हो, मानव की मृत्यु का अभिप्रेत है। इसको जो है कि इंग्लिश में बताया गया है, डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताई गई है। अब आप इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि एक लाइन है ये, लेकिन मैंने इस एक लाइन को काफी आसान तरीके से डिफाइन किया है कि आपको याद रखने में आसान हो और इतना आसान हो कि आप कभी भूल ना पाए। तो आइए सर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस ई बुक की ओर बढ़ते हैं जिसमें मैंने आसान भाषा में परिभाषा आप लोगों के लिए तैयार की है। उस ई बुक में पूरी 39 परिभाषाएं मैं तैयार कर चुका हूं और उसी के अंदर से मैं वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करके आपको बता भी रहा हूं। आइए सर हम बिना देर करे वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 2 में मृत्यु, डेथ की परिभाषा, ये ई बुक है सर जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जब आप इंस्टा मोजो पर जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगी, पूरी ई बुक आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन मैं वीडियो में ई बुक को इसलिए ही दिखाता हूं ताकि आप इसको देख लें, समझ लें, और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर लें। वीडियो में देखने के बाद आपको ई बुक के अंदर का समस्त मैटर और समस्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके काम की है, आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर देगी, आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, तो इसको सर आप परचेस कर लें। और यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो सर आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद और ई बुक बनाने का मकसद ही यही है कि हर व्यक्ति जो परेशानियों से जूझ रहा है उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए, कानूनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि हर एक आम व्यक्ति और खास व्यक्ति की जो जीवन में परेशानियां हैं, जो उसकी संपत्ति से रिलेटेड हैं, जमीन मकान से रिलेटेड हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट से रिलेटेड है, जो भी है उसकी क्योरी है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। मेरा वीडियो जो है चैनल पे जो वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, ई बुक बनाने का भी मकसद यही है। और ई बुक तो सर आपको लाखों हजारों मिल सकती हैं, कानून की किताबें भी आपको लाखों और हजारों मिल सकती हैं और फ्री में भी मिल सकती हैं सर। लेकिन आपकी समस्या का जो समाधान कर दे वो ई बुक आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही प्राप्त होगी इंशाल्लाह।
क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा जो कमेंट्स आती हैं अक्सर उन कमेंट्स के सॉल्यूशन को ही मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा ई बुक आप लोगों के लिए तैयार की जाती है। और वो ई बुक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती है सर, वैसी समस्याओं से जुड़े हजारों और लाखों लोग हो सकते हैं पूरे इंडिया में। तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, वहां पे 40 ई बुक तकरीबन अपलोडेड हैं। उसमें यदि आपकी समस्याओं से रिलेटेड कोई ई बुक हो तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। 99 रुपीज कीमत इसकी सर मेरे द्वारा रखी गई है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां आपके इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ई बुक मौजूद नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा और आपके लिए स्पेशली ई बुक भी अलग से अपलोड करूंगा। क्योंकि सर कार्य की व्यस्तता बनी रहती है और उसके बाद भी मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूं और ई बुक भी बनाता हूं ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें। तो आइए सर हम अब मृत्यु की परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके बाद में ई बुक से भी आपका परिचय करा दूंगा। ये ई बुक तो है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसका जो ऊपर का टाइटल है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के अनुसार मृत्यु मतलब डेथ का अर्थ किसी व्यक्ति के जीवन के अंत से है। एंड ऑफ लाइफ, जीवन का समापन, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा। वो व्यक्ति दोबारा हमसे ना तो मिलने आ सकता है ना हम उससे संपर्क कर सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए वह हमसे दूर चला गया। और यदि आप उसको धर्मशास्त्र और उस आधार पे देखें तो स्वर्ग में या जन्नत में, या वो हमसे हो सकता है कि वो बाद में हमसे उसकी मुलाकात हो। जैसे धर्म ग्रंथों के आधार पे सभी धर्मों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन इस फिजिकली दुनिया से तो वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया। इसलिए मधुर संबंध बनाए रखें सर, कटुता ना लाएं अपने व्यवहार में किसी से भी। कभी कोई बात हो भी जाती है तो संबंधों को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन डेथ हो जाना है और मृत्यु हो जाना है और हमेशा हमेशा के लिए हमें एक दूसरे से दूर हो जाना। यहाँ हमेशा रहने कोई नहीं आया है सर, सभी व्यक्तियों को इस पृथ्वी के ऊपर से जाना। एक मुख्तसर सा वक्त है हम सभी का, वो चाहे 100 साल का हो, चाहे 120 साल का हो, चाहे 150 साल का हो। यह घड़ी भर की खबर ना हो हमें कि किस व्यक्ति का जीवन कब तक है। मतलब घड़ी भर की खबर नहीं, और सामान 100 बरस का, एक वो कहावत है ना कि हमें घड़ी भर की तो फिक्र नहीं, मतलब घड़ी भर की खबर नहीं कि हमारा कब जीवन का अंत हो जाए, किसी को नहीं पता। और सामान हम 100 बरस का रखते हैं। तो ठीक है, ह्यूमन नेचर है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी परिभाषा में कि सभी जैविक प्रक्रियाएं पूरी तरह बंद हो जाती हैं मृत्यु होने पे। और इसको सरल शब्दों में जो बताया गया है, मृत्यु का अर्थ है शरीर का स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाना। यह स्वाभाविक कारणों जैसे बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या के कारण भी हो सकती है। मतलब मृत्यु इन चारों पांचों कारण में से किसी भी हो सकती है। बुढ़ापा, बीमारी, दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, इन सभी कारणों से हो सकती है। मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद मृत्यु के कानूनी पहलू पे हम देखेंगे। इसमें स्वाभाविक मृत्यु, नेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मृत्यु, अननेचुरल डेथ और लीगल डेथ। अब आप सर देखें कि जैसे मैंने बुक से मैं भी आपको परिभाषा पढ़ के बताई थी कि मृत्यु जब तक कि संदर्भ के तत्व प्रतिकूल प्रतीत ना हो मानव की मृत्यु का अभिप्रेत है। सिर्फ एक लाइन इसमें सर लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। अब मृत्यु के कानूनी पहलू में जो बताया गया है वो ये है सर कि जब व्यक्ति की मृत्यु बुढ़ापे, दिल का दौरा पड़ने से, जिसको हम हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक भी कह सकते हैं, कि ब्रेन स्ट्रोक या किसी गंभीर बीमारी के कारण होती है, इस स्थिति में डॉक्टर या अस्पताल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये तो हो गई सर उसकी नेचुरल डेथ, जिसको हम कहते हैं स्वाभाविक मृत्यु। अब अननेचुरल डेथ क्या होगी सर? जिसको अप्राकृतिक मृत्यु भी कहा जाता है। जब दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी अन्य बाहरी कारण से होती है। आत्महत्या, हत्या या अन्य किसी बाहरी कारण से होती है। इस स्थिति में पुलिस द्वारा जांच की जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और कानून के अनुसार मामला दर्ज किया जाता है। तो ये अननेचुरल डेथ होती है। जो मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर की सर जो डेथ होती है वो है कानूनी मृत्यु। जब व्यक्ति कई वर्षों से लापता होता है, अदालत उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दे। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति 7 साल से अधिक समय तक लापता हो और उसके जीवित होने का कोई प्रमाण ना मिले तो अदालत उसे मृत घोषित कर सकती है। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी बताया गया है।
और भारतीय दंड संहिता 1860 जिसमें आईपीसी कहा जाता है उसमें भी बताया गया था। तो 7 साल से यदि कोई व्यक्ति लापता होता है और ये साबित कर दिया जाए तो अदालत उसको मृत्यु भी घोषित कर सकती है। तो ये हो गया सर लीगली डेथ। तो हमने 3 तरीके की डेथ समझ ली, नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ और लीगली डेथ। बुक में एक लाइन लिखी हुई थी, लेकिन आपके लिए मैंने उसको आसान शब्दों में उदाहरणों के साथ समझाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं सर। स्वाभाविक मृत्यु का, 80 साल के रामलाल की नींद में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 80 साल के रामलाल जी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु नींद में हो गई। ये हो गया सर नेचुरल डेथ। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, दुर्घटना। एक कार दुर्घटना में रवि की मृत्यु हो गई। ये हो गया सर दुर्घटनात्मक मृत्यु। नंबर तीसरा है हत्या। पुलिस जांच में सामने आया कि शेखर की किसी ने हत्या कर दी है, तो ये हो गई मृत्यु हत्या के द्वारा। चौथा नंबर पे आता है सर आत्महत्या, जिसको हम सुसाइड भी कहते हैं। पुलिस ने पाया कि राजेश ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, तो ये सर हो गया आत्महत्या के द्वारा उसकी डेथ। महत्व इसका नंबर 5वां है सर कानूनी रूप से मृत घोषित। 10 साल से लापता व्यक्ति को अदालत ने मृत घोषित कर दिया, ये लीगली डेथ हो गई सर, उसकी घोषणा कर दी अदालत ने। इसका जो महत्व सर इसमें बताया है, मृत्यु की परिभाषा कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर बीमा, उत्तराधिकार, हत्या, आत्महत्या और अन्य आपराधिक मामलों में, वसीयत में भी। मतलब व्यक्ति की वसीयत तभी फॉलो होगी जब वो व्यक्ति मर जाता है। मरने के बाद ही उसके उत्तराधिकारी उसकी संपत्ति में उसका हक प्राप्त कर सकते हैं, उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं, या बीमा उसको मिल सकता है। तो ये इन सब चीजों में डेथ सर्टिफिकेट बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें सर जो निष्कर्ष है हमारा, बीएनएस 2023 में मृत्यु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक, अप्राकृतिक या लीगली या कानूनी रूप से मृत्यु घोषित करने के कारण उसको मृत्यु हुई है। यह परिभाषा उत्तराधिकार, बीमा, दावों, हत्या, दुर्घटनाओं और आत्महत्या से जुड़े कानूनी मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सर निभाती है। इसको सर हम कहानी शैली में भी समझ लेते हैं। जैसे कि अक्सर मैं मेरे वीडियो में आपको बता देता हूं कि विजय 8 साल से लापता था, उसके परिवार ने अदालत में याचिका दायर की, क्या इसे मृत घोषित किया जाएगा? बिल्कुल सर मृत घोषित किया जाएगा यदि अदालत में वो साबित कर देते हैं कि 7-8 साल से ये लापता है, हमारे लाख ढूंढने पर भी इसका कहीं पता नहीं लगा। उन्होंने पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं और तमाम कोशिशों और जांच के बाद भी जब नहीं मिलता है तो अदालत ऐसे में उसको मृत घोषित कर सकती है। तो इसी दशा में भी वो सारे उत्तराधिकार, बीमा और दावे, मुकदमे जो उसको प्रॉफिट होते हैं उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने लग जाते हैं। महत्वपूर्ण नोट है सर इसमें, बीएनएस 2023 के अनुसार मृत्यु केवल जैविक प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि इससे कई कानूनी प्रभाव होते हैं, जैसे कि उत्तराधिकार, बीमा, हत्या या आत्महत्या से जुड़े मामले। ये सभी चीजें हो जाती हैं। और जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है और मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम है और ऐसे उत्तराधिकार अधिनियम भी हैं, तो इनके तहत भी मृत्यु के बाद ही वसीयत और उत्तराधिकार ओपन होता है। मुस्लिम विधि के तहत भी जैसे ही कोई व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति की डेथ होती है तो उसका उत्तराधिकार उत्तराधिकारियों में ओपन हो जाता है, उसके जीवित अवस्था में ओपन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो आज की परिभाषा है, और इससे अगली जो परिभाषा है सर वो बेईमानी से, डिसऑनेस्टली। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 2 में बेईमानी से डिसऑनेस्टली की परिभाषा को दिया गया है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा सर वो डिसऑनेस्टली पर होगा। तो आज मैं आपको सर इस ई बुक से परिचित भी करा देता हूं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं ई बुक, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या, ये इस ई बुक का टाइटल है। जब आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसी टाइटल और इसी शीर्षक के साथ आपको ई बुक दिखाई देगी। इसका जो फोटो दिखाई देगा उस फोटो में भी यही टाइटल और शीर्षक नजर आएगा आपको, और जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें भी यही टाइटल और शीर्षक में इस्तेमाल करता हूं। इसमें कानून और ज्ञान पर मैंने वीडियो के ई बुक के प्रारंभ में ही ये मोटिवेशनल लाइन लिखी है, जो मैंने अभी वीडियो के बीच में आपको पढ़ के बताई थी। जो
कानून की परिभाषा और महत्व को बताने के उद्देश्य से लिखी गई है। तू समझे जो हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। मतलब हर चीज की परिभाषा ही उसका असली मतलब समझाती है, और जब हम सही अर्थ जान लेते हैं तो किसी भी कानून को समझना आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आज का सर जो वीडियो है उसमें मैंने जो है डेथ की मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है, और नेक्स्ट वीडियो में बेईमानी से, जिसको हम डिहॉनेस्टी कहते हैं, उस पर मैं जानकारी प्रदान करूंगा। और बीच बीच में मैं नोटरी से रिलेटेड और अन्य टॉपिक से रिलेटेड, वसीयत, उत्तराधिकार या भू राजस्व संहिता से भी अब मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ केसेस इस प्रकार के आए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में जो सीमांकन किया जाता है, तो सीमांकन जो किया जाता है तो ये किसानों से रिलेटेड मुद्दा है, वकीलों से भी रिलेटेड मुद्दा है, और एक हर आम व्यक्ति से भी रिलेटेड मुद्दा है कि जब सीमांकन किया जाता है तो कई बार सीमांकन से वो किसान असंतुष्ट रहता है। तब ऐसी स्थिति में वो क्या करे, तो 129(5) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में प्रावधान दिए गए हैं कि उस सीमांकन आदेश से 45 दिन के अंदर वो व्यक्ति एसडीएम न्यायालय में अपील कर सकता है, और स्पॉट पे भी वो आपत्ति का आवेदन दे सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं एक आइडियल ई बुक भी तैयार करूंगा। सर समय लगता है थोड़ा, तो मैं ई बुक इस प्रकार से तैयार करूंगा, क्योंकि हर स्टेट में जो है कि भू राजस्व संहिता अलग अलग है, तो उसकी ड्राफ्ट में एक ऐसी आइडियल तैयार करूंगा कि आप उसमें सिर्फ धारा ही बदल दें और बाकी मैटर सारा वही रहे। क्योंकि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट है और राजस्व न्यायालय की जो जजमेंट है, उनके आधार पर सीमांकन से रिलेटेड तकरीबन 8-10 पॉइंट हैं जो मैंने तैयार किए हैं, जिनका पालन सीमांकन में किया जाना आवश्यक है। यदि नहीं किया जाता है तो सीमांकन अवैध होगा। 129(5) मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में एसडीएम न्यायालय को यह अधिकार है कि वो या तो सीमांकन को निरस्त कर दें या दोबारा करने का आदेश प्रदान कर दें। तो ये सर मैंने एक अतिरिक्त जानकारी आपको दे दी है। और इसी के साथ नोटरी से रिलेटेड जो सील का मैटर है सर, तो आप सभी लोगों के लिए मैंने सील तैयार कर ली है। मैंने मेरे सीनियर अधिवक्ता से ट्रेनिंग ली, तकरीबन 1.5 घंटा उनसे ट्रेनिंग ली मैंने कि शपथ पत्र पे कौन सी सील लगेंगी और एग्रीमेंट पे कौन सी सील लगेंगी। उसके लिए 2 डब्बे अलग से तैयार कर लिए हैं। जैसे कि एक डब्बा आप ये देख रहे हैं, ये एग्रीमेंट के लिए है। छोटा डब्बा एक और मैं लाया हूं जिसमें मैं शपथ पत्र की सीलें रखूंगा, ताकि यदि कस्टमर आता है तो ज्यादा सोचने का काम नहीं है उसमें कि हम उन 15 सीलों में ढूंढें कि हमारी सील कौन सी है। इसलिए उन सीलों के ऊपर नंबर वाइज भी लिख लिया है, 1 2 3 करके, और वो कौन सी सील शपथ पत्र पे लगेगी, ताकि हम सीलों को तुरंत लगा सके और हमारा जो मेन फोकस है, जो मुख्य ध्यान है, उस मैटर पे रहे कि आखिर क्या लिखा हुआ है। हमारा ध्यान इन सीलों में ना जाए। सील तो हम सही लगा देंगे इस प्रणाली से, सिस्टम से, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हम उस मैटर को जान और समझ लें कि आखिर उस मैटर में क्या लिखा हुआ है। मेरे एक व्यूवर्स से बात हुई थी, उनके द्वारा तकरीबन 8-10 साल पहले नोटरी की गई थी। तो नोटरी जब उनके द्वारा की गई तो उसमें जो है कि वो किसी कारणवश 10 साल पहले उसको रजिस्टर में एंट्री करना भूल गए। अब वो मैटर सर कोर्ट में चला गया। अब ऐसी स्थिति में हम हमारे सभी ऑल इंडिया के व्यूअर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए आप भी ध्यान रखें। एक हमारे यहाँ भी सीनियर नोटरी अधिवक्ता है, वो मध्य प्रदेश में, अब मैं शुजालपुर के बारे में बता रहा हूँ आपको, जैसे तो उनको महाराष्ट्र से नोटिस प्राप्त हुआ था कि आपने नाबालिग का एफिडेविट तस्दीक कर दिया। मैं उनसे मिला भी, मैंने जानकारी भी ली, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने आधार कार्ड में जो उम्र लिखी थी उसके आधार पे ही करा था, और आधार कार्ड में 18 वर्ष से ऊपर लिखी थी। फिर भी कोर्ट से उनको मैसेज दे दिया गया, समन्स दे दिया गया। वो बता रहे थे कि वो तकरीबन 7,000 की स्वयं की पर्सनल गाड़ी किराए से की, और मध्य प्रदेश से वो महाराष्ट्र गए और वहां की कोर्ट में फिर गवाह दे के आए, और वहां जो उन्होंने क्लियरिफिकेशन था वो बताया कि सर मैंने इस तरीके से लीगल किया था। तो ऐसी प्रॉब्लम से सर हमारे सामने अक्सर आ जाती हैं। तो जन्म तारीख का बड़ा ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि 18 साल से कम उम्र का एफिडेविट आपके द्वारा तस्दीक कर दिया जाए। कम से कम जन्म प्रमाण पत्र भी देख लें, और पूरी सावधानी से करें। आप एग्रीमेंट भी सावधानी से करें, शपथ पत्र भी आप सावधानी से करें, क्योंकि कई बार अदालत से हमें नोटिस भी मिल सकता है कि आप आपका रिकॉर्ड लेकर आए और गवाही दें। हालांकि मैंने मेरे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के बयान करवाए थे, उन्होंने 8 साल पहले उनका रजिस्टर जमा करा दिया था, तो उन्होंने बगैर रजिस्टर के ही बयान दिए थे एफिडेविट पे कि हाँ ये एफिडेविट जो है कि मेरे समक्ष लाया गया था, इसमें इन लिखी बातों का प्रमाणीकरण मैंने किया था, मेरे समक्ष ही इसने ये दस्तखत किए थे, जो ऐसे ए हैं, बी से बी हैं, और ये मेरे दस्तखत हैं। और जो है कि उसको साक्ष्य में जो है कि एविडेंस एक्ट के तहत हमने एग्जिबिट भी डाला था, जो कोर्ट में जब जज साहब के समक्ष गवाह होती है तो प्रदर्श P1 P2 P
D3 लिखा जाता है, अगर डिफिडेंट की तरफ से तो D1 D2 D3 लिखा जाता है, तो वो हमने वो भी किया था। तो इस प्रकार से बिना रजिस्टर के भी उनकी गवाही मेरे द्वारा हो करवाई गई थी और हो गई थी। तो जब नोटरी सेल में ही तो वो रजिस्टर दर्ज हो गया, तो रजिस्टर कहाँ से लाते सर, वो दिल्ली स्वयं जमा कराने गए थे। ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है, होता तो वो ले आते, अब है ही नहीं तो कहाँ से लाएं। लेकिन एक सावधानी का मुद्दा है कि हम नोटरी को भी हम सावधानी से करें। और इसके अलावा जो है कि मैंने बीएनएस पे भी वीडियो बनाना चालू कर दिए, और सीपीसी पे तो सर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड करता ही रहता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पर मेरे व्यूवर्स की हर पहलू की समस्या का समाधान हो। ऐसा ना हो कि कानून एक दायरे में रहकर सीमित हो जाए मेरे चैनल पे, नोटरी पे या सीपीसी पे या बीएनएस पे। नो सर, मैं ऑल टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए अध्ययन करता रहता हूं, और मेरे पास जो वकालत की प्रैक्टिस के दौरान जो केसेस आते हैं स्पेशली उन पे भी मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और जो मेरे पास कमेंट्स आती हैं मेरे व्यूअर्स की, जो उनकी प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पे वीडियो बनाऊं और ई बुक भी बनाऊं, ताकि वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।